Amazing. Ma'am, Good. nothing. The energy from the sunlight is being used for something. That makes more sense now, ma'am. I got it. ठीक है चलो ओके सो अभी हम नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रेस्पिरेशन कौन बता सकता है मुझे व्हाट इज रेस्पिरेशन कैन यू टेल मी अगर ध्यान से 8th में पढ़ाई करी है 9th में पढ़ाई करी है तो पता होगा रेस्पिरेशन क्या होता है रेस्पिरेशन माइक ऑन करो और बता दो किसी को भी नहीं पता या सब यहाँ से रीड कर रहे हो पहले सब कोशिश कर रहे हो ना रीड करने की कितने गंदे बच्चे हो तुम respiration it is not only breathing in and breathing out. This is not respiration. This is just the physical process which is known as breathing. Exchange of gas है ये सिर्फ mixture of gases that is there outside. It's not just oxygen taking inside. हम लोग नाइट्रोजन भी लेते हैं ऑक्सीजन भी लेते हैं जितनी गैसेस है सब इनहेल करते हैं बट इट्स जस्ट दैट वो नाइट्रोजन जो होती है एयर में वो हमारी बॉडी में कहीं रिएक्ट नहीं कर सकती वो इनसॉल्युबल फॉर्मेट में होती है इसीलिए वो ऐसे का ऐसा हम एक्सेल भी कर देते हैं तो हम सिर्फ ऑक्सीजन इनहेल नहीं करते हैं जो बचपन में आपको बताया था वो सही नहीं था प्रिसाइज नहीं था हम कहते हैं वी इनहेल ऑक्सीजन वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड इट्स नॉट लाइक दैट वी इनहेल द कंप्लीट एयर इन द सेम रेशो जो वो है बाहर 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन उसी रेशो में हम उसे ब्रीथ करते हैं उसमें से ऑक्सीजन ओनली डिफ्यूजेस इन my blood and nitrogen being unreactive comes out as such with carbon dioxide which I have exhaled which I have diffused out from the cell into the blood and blood then taking it to the lungs understood बच्चे or not लेकिन respiration क्या है respiration is the complete pathway of gas when you inhaled it that traveled through the nasal passage, gone to the trachea, going to the bronchioles, then into your lungs. In from your lungs, it is going into finer particles which are called as alveoli. कैसे दिखते हैं एल्वियोलाई अगर आप सच में स्ट्रक्चर समझो एल्वियोलाई का तो जैसा कॉलीफ्लावर में छोटे छोटे फ्लावर्स के बर्ड्स होते हैं ना कॉलीफ्लावर इटसेल्फ इज अ बिग बर्ड तो उसमें छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं ना जो बिग कॉलीफ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बिल्कुल ऐसे ही एल्विलाई की शेप होती है एंड देर आर मिलियंस ऑफ इट प्रेजेंट इन ईच लंग्स ऑफ आर्स तो लंग्स के अंदर वो बहुत सारे एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं और वो एल्वियोलाई के अंदर बहुत फाइनर ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि उसे ब्लड में ले जाती हैं देन जो गैस हमें चाहिए ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन देन थ्रू द ब्लड ट्रेवल्स टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ माय बॉडी where in presence of that oxygen the food that is come from nutrition process there जो आपने फूड वहां पर बनाकर भिजवाया है ब्लड के थ्रू उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है टू गिव यू एनर्जी टू लिव टू प्ले टू ग्रो टू रिपेयर राइट और नॉट एवरीवन क्लियर और नॉट अभी भी रेस्पिरेशन प्रोसेस खत्म नहीं हुआ आपने ऑक्सीजन जाकर डिलीवर कर दिया ब्लड ने डिलीवर कर दिया ऑक्सीजन वंस डिलीवर्ड इट इज यूज्ड अप एंड देन बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज्ड आउट इनटू द ब्लड एंड देन वाया ब्लड इट कम्स टू द lungs again and lungs then throw it out of my body as a byproduct this complete process is respiration understood or not so it is actually the process to release to generate out energy with the help of oxidation reaction आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही सबको तो एक सेल ही है जिसमें इधर से फूड आ रहा है इधर इधर से डजंट मीन डिफरेंट डायरेक्शन से बट एट द सेम टाइम फूड भी ट्रैवल करके आ रहा है सेल में और ऑक्सीजन भी ट्रैवल करके आ रही है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस फूड का which is C6 particle glucose का oxidation होता है and it breaks down further into pyruvates and then they help releasing energy in the mitochondria याद है सबको ये बात कि नहीं है ना चलो इसे पढ़ते हैं रेस्पिरेशन को इन डिटेल सो the assimilated food is used up in two purposes. Assimilated food is used up as a fuel to get energy for various life processes. जो आपने food assimilate कर लिया
सेल तक पहुंचा दिया, सेल ने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। अब उससे उसे आप एज अ फ्यूल उसकी ऑक्सीडेशन करोगे ताकि उससे एनर्जी बन सके बाकी लाइफ प्रोसेसेस के लिए। देन दिस एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड एज अ मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। अब वो जो एसिमिलेटेड फूड आया था कौन सा, प्रोटीन्स आए थे, है ना, विटामिन आए थे, अब वो ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज हो गए। तो कुछ फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होंगे एनर्जी देने के लिए, जिन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड कह रहे हैं, और कुछ फूड पार्टिकल्स जो है वो आपकी ग्रोथ और रिपेयर करेंगे, जैसे कि प्रोटीन्स करते हैं। आ गई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? We will now describe how energy is released from the food which is absorbed and assimilated in the cells of the body. Please note that food is a fuel for energy production in cells. That is our fuel. Like your car gets petrol, diesel, CNG, the same way we are consuming food to get energy, right? Most living things need oxygen to obtain energy from food. This oxygen react with the food molecules, that is the glucose. So glucose is from the first category. It will give me energy. They burn them slowly to release energy. The energy thus released in is stored in the form of ATP molecules, which is then used for different life processes of ours. The body can use this stored energy whenever it wants to do so. क्लियर है बच्चे? इतना? कोई डाउट, कोई कॉम्प्लिकेशन इतने पार्ट में? चलें अभी आगे। ओके, the process of releasing energy from the food is called respiration. तो respiration is the process of finally releasing the energy from the food. Understood or not, bache? When oxygen burns the food in the cells of the body to release energy, then carbon dioxide and water are produced as waste products which are eliminated from the body. Process of respiration involves taking in air into the cells, using it to release energy by burning food, and then eliminating the waste products from the body. तो इट इज ऑक्सीजन सेल के पास जाएगा भी, क्योंकि सेल्यूलर साइट, सेल इज द एक्चुअल साइट वेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज हैपनिंग इन आवर बॉडी, वेयर एनर्जी प्रोडक्शन इज एक्चुअली हैपनिंग इन आवर बॉडी. तो oxygen enters into the cell, it is used up to oxidize your fuel that you have consumed. After that, energy is stored in the body, and then the byproducts are left back into the blood. This complete process is respiration, and it is completely reverse of photosynthesis. Photosynthesis में क्या था? You took carbon dioxide, you took water, you took solar energy, which is sunlight. अगम बेटा किधर गया अगम? हाँ ठीक है, ओके. तो solar energy, this when in the presence of chlorophyll, a pigment which traps the energy, in this reaction, what is made? It is the oxygen gas that is released out, and a food is made which is called as carbohydrate, C6H12O6. Right, बच्चे? तो ये अगर इस रिवर्स डायरेक्शन में काम करेगा तो दिस इज व्हाट? दिस इज फोटोसिंथेसिस. और यही इसका एरोहेड रिवर्स कर दो तो दिस इज रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन का रिएक्शन क्या है? रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. राइट और नॉट एवरीवन? क्लियर और नॉट? चले अभी आगे. The process of respiration which releases energy takes place inside the cell of the body. तो cell is the actual site. देखो जैसा बना रखा है यहाँ पर, बड़ा अच्छा सा डायग्राम टू क्रिएट विजुअल मेमोरी है, कि इसी सेल के पास ऑक्सीजन गई फ्रॉम एयर, ब्लड से, फूड गया फ्रॉम न्यूट्रिशन प्रोसेस वाया ब्लड, दोनों इसके अंदर एंटर कर गए. अभी एंटर करके कहाँ कहाँ क्या क्या काम हुआ वो सब पढ़ना है हमें. Then they together made energy that is stored, and the byproducts carbon dioxide and water is released into the blood again. Understood बच्चे or not? So it is the cell which is actually doing the task assigned. अच्छा, अभी हम यहाँ पर the process of cellular respiration is common to all living organisms. It provides energy to the cells. There are two byproducts. We have already discussed that. Is considered as carbon dioxide is considered as real waste product of respiration. तो real waste product तो कौन सा है? Carbon dioxide. Because its accumulation in the body is harmful for the organism. ठीक है. वाटर प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज नॉट हार्मफुल, इट इज रेदर बेनिफिशियल फॉर द बॉडी. तो इसीलिए बॉडी उसे जितना रिटेन कर सकती है रिटेन करती है. जब मैं आपको किडनीज पढ़ाऊंगी
तब पढ़ाऊंगी वहां पर कि आपकी बॉडी वाटर थ्रो भी करना चाहती है तो वापस जो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर है उसे वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, कि इतना वाटर थ्रो करने की चीज नहीं है, इट शुड बी देयर, मेरी बॉडी शुड बी हाइड्रेटेड। तो वाटर इज गुड फॉर बॉडी। तो इसीलिए दैट इज नॉट द बाय प्रोडक्ट, द वेस्ट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई ये चीज? चले अभी आगे। Okay. Now, what is the difference between breathing and respiration that I have already discussed? इसे पढ़ लेना. The only physical mechanism of taking in air and releasing it out is breathing, but the complete thing where the energy is produced with the help of that oxygen taken, that is known as respiration. इसको पढ़ लेना. This I have already discussed. It is opposite of photosynthesis. This has already been discussed in the class. चले अभी आगे. How energy released during respiration is stored. This is important. Okay. So now देखें यहाँ पर, all the energy released during respiration is not used immediately by the organism. The energy produced during the respiration is stored in the form of ATP molecules in the cells of the body. तो cells के अंदर ही ATP particles की form में वो जो है energy store हो जाती है. Right. अच्छा, हमें इससे पहले एटीपी और एडीपी का मतलब पता होना चाहिए. दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन नाइन्थ, जो नाइन्थ में बच्चे पढ़े हैं. एडीपी इज एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट. डाई मीन्स टू फॉस्फेट पार्टिकल्स and ATP is adenosine. Adenosine के spellings remains the same for both. Adenosine. Adenosine triphosphate means three phosphate particles. तो एक्चुअली क्या होता है, ये एनर्जी करेंसी क्यों है? आपको कोई भी काम करना है, लेट्स से एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है, किसी को याद है व्हाट वाज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? याद है किसी को? नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था सेल. When energy is utilized during यस, एब्सोल्युटली, वेरी गुड अद्विका बेटा. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब कि बॉडी में कुछ भी बस ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के थ्रू अंदर बाहर नहीं कर रहा है, सेल में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चीज भी बाहर जानी है. क्या था वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से? क्या हम सेल के अंदर बाहर कर सकते हैं? याद है क्या आपको? नहीं याद है? इट इज सोडियम सॉल्ट्स एंड पोटेशियम सॉल्ट्स. बाहर ज्यादा है फिर भी बाहर ज्यादा कर दिए, और ज्यादा कर दिए, सेल ने बाहर थ्रो करने. बाहर ऑलरेडी ज्यादा है, वहां से अंदर आने चाहिए थे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के रूल के हिसाब से, कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीज आती है, पर आपने फिर भी सेल में से निकाल कर बाहर कर दिए. दैट इज अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. जब आपको कोई काम करना होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और उसमें तो एनर्जी लगेगी सेल की, क्योंकि ऑलरेडी बाहर ज्यादा थे. जो यूनिवर्सल लॉ है इक्विलिब्रियम अटेन करने का, वो तो नहीं हो रहा है यहाँ पे. ऑपोजिट जा रहे हो आप, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो फिर तो एनर्जी कंज्यूम होगी. तो जब एनर्जी कंज्यूम करनी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप ये चीज देखेंगे डायग्राम के बेसिस पे. नाइन्थ क्लास में ये एक्सप्लेन भी किया था बड़े अच्छे से, कि जो तीन एडिनोसाइन के साथ जो तीन फॉस्फेट के पार्टिकल्स हैं, उसमें से एक ब्रेक ऑफ हो जाता है एंड दैट गिव्स एनर्जी टू द सेल. उस एक फॉस्फेट पार्टिकल का डिसोशिएट हो जाना एंड बिकमिंग एडीपी रिलीजेस आउट एनर्जी टू वर्क देयर, उसको ट्रांसफर कराने के लिए थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज जहां पर आप, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि बॉडी को एनर्जी चाहिए थी, तो एटीपी पार्टिकल्स वहां गए, सेल ने स्टोर किए हुए थे. एटीपी पार्टिकल्स वहां गए, वहां पे वो पॉप आउट हो गए, उसमें से एक फॉस्फेट पॉप हो गया और दो पार्टिकल्स उसके साथ रह गए, और उसकी पॉपिंग से एनर्जी निकली वहां पर, एंड दैट एनर्जी वाज यूज्ड टू फॉर दैट एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? आ रही है ना बात समझ में? तो एटीपी पार्टिकल स्टोर हो जाते हैं सेल में अलग अलग कामों के लिए. ओके. तो अब ये मैंने डेफिनेशन बता दी. एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मतलब फुल फॉर्म बता दी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ये हाई एनर्जी पार्टिकल है, ये लो एनर्जी पार्टिकल है. जब ये पॉपअप हो जाएगा, ये बनेगा, तो एनर्जी मिलेगी, प्लस एनर्जी आएगी. राइट बेटा? और डाइफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में चेंज करने के लिए एनर्जी लगानी पड़ेगी. आ रही है बेटा बात समझ में, क्या नहीं आ रही?
तो जब भी ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट हो रहा है तो एनर्जी लिबरेट हो रही है सेल के काम आने के लिए। डाइफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट करने के लिए हम फिर से एनर्जी पैक करते हैं उसके अंदर, उसे एनर्जी लगता है, वो उसके अंदर स्टोर होता है फॉस्फेट की फॉर्म में एंड देन अगेन यूज अप हो सकता है। तो दिस कीप्स ऑन चेंजिंग अगेन एंड अगेन। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट का इंटरचेंज चल रहा होता है सेल्स के अंदर। आ गई बेटा बात समझ में? मैम हाँ जी। मैम जो डाइफॉस्फेट है मैम वो भी पॉप आउट क्यों नहीं हो जाता? स्टेबल है, स्टेबल है, ठीक है। चलिए अभी आगे। Okay, so now inorganic phosphate is a substance which contains a phosphate group made up of phosphorus and oxygen. Phosphate group कैसे बनता है? PO4। तो किससे बना है? Phosphorus और oxygen से। Inorganic phosphates are also present in the cell. Cell में present हैं। Inorganic phosphate can be represented by writing phosphates only. तो inorganic लिखने की जरूरत नहीं है and that is represented by capital P and small I. So this is for phosphate group and this is for inorganic. आ गई बच्चे बात समझ में? Pi is phosphate, inorganic means inorganic phosphates. Okay. Now ADP contains 2 phosphate group whereas ATP contain 3 phosphate particles. ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक किसी को? चले Ma'am, अभी आगे। why are these phosphate groups there? In the... कम अगेन अद्विका बेटा। Ma'am, what is the use of these phosphate groups? Of these phosphate groups, Yes. बेटा पता है जैसे जैसे सीनियर क्लासेस में जाओगे ये जो छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस समझोगे कि इन पार्टिकल्स के अंदर जैसे जैसे अलग अलग चीजें हैं, इनके कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर होती है। जिस तो एनर्जी लेवल समझोगे इन आयंस के तो समझ में आएगा ये जो डिटेल आप मुझसे पूछ रहे हो। ठीक है, चलें अभी आगे। The energy released during respiration is used to make ATP molecules from ADP. ADP से ATP molecules बने कैसे? ये ADP और ये फॉस्फेट ग्रुप है ना, ADP में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया और साथ में एनर्जी पैक की तो बन गया एक हाई एनर्जी पार्टिकल ATP। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? तो इट्स लाइक उनको जोड़ने के लिए एनर्जी फीड करना पड़ता है, वो जैसे ही अलग हो जाते हैं वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। मैम हाँ जी बेटा जी। मैम हमें एडीपी को एटीपी बनाने के लिए दोबारा से मैम दूसरा एटीपी पॉप आउट करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। वो रेस्पिरेशन से बनकर आ रहा है एटीपी, वो रेस्पिरेशन से एनर्जी बनकर आ रही है एक्चुअली। तो आप ऐसे समझो कि दो ब्रिक्स है अलग अलग टाइप की, एडीपी और फॉस्फेट, उन्हें जोड़ने के लिए एनर्जी लग रही है लाइक अ सीमेंट, है ना। और जैसे ही वो अलग हो जाएंगे दैट सीमेंट दैट एनर्जी विल बी रिलीज्ड आउट और वो एनर्जी जनरेट हो रही है रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। तो वो स्टोर हो जा रही है ना कहीं कहीं, किसमें स्टोर हो रही है? वो एडीपी और फॉस्फेट को कंबाइन करने के साथ प्रोसेस में उसमें स्टोर हो गई। जैसे ही वो वापस निकल गया वो एनर्जी रिलीज हो गई। आई बेटा बात समझ में? सबको क्लियर है? और ये अगर एक को पॉप करके दूसरा बनाएंगे तो फायदा ही क्या है बेटा काम करने का? तो ये रेस्पिरेशन से एनर्जी बनकर आई है। ठीक है, अब एटीपी मॉलिक्यूल क्या करेगा? जब वो यूज अप हो रहा है तो वो ब्रेक हो जाएगा एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप में और साथ में वो एनर्जी निकल आएगी बाहर सेल के यूज के लिए। तो इट्स लाइक यू हैव स्टोर्ड सम एक्स्ट्रा मनी इनटू योर वॉलेट, व्हेनेवर रिक्वायर्ड यू विल स्पेंड दैट। तो वो एनर्जी ऐसे ही सेल में घूमती नहीं रह सकती, तब तक वो एनर्जी इन्हें कंबाइन करने में पैक कर दी जाती है। तो वो पैक्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी देन कैन बी यूज्ड एज अ करेंसी लेटर, एनर्जी करेंसी लेटर। आ रही है बात समझ में? एनर्जी एनर्जी की फॉर्म में ही आ रही है लेकिन दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी इटसेल्फ इज नॉट एनर्जी। आ रही है बेटा बात समझ में सबको? चले अभी आगे। अब द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल। हाँ जी बेटा जी। मैम जो एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, मैम ये एनर्जी भी तो एटीपी होगी क्योंकि नहीं वही तो अभी अद्विका बेटा वही तो बताया मैंने, एनर्जी इज नॉट एटीपी,
It is stored in the form of ATP. एनर्जी तो एनर्जी है विच इज इनटेंजिबल, Okay. वो तो एनर्जी है जो रेस्पिरेशन के टाइम रिलीज हो गई। जैसे हीट एनर्जी होती है, वो तो एनर्जी है। अब आपने उसे कहीं स्टोर कर लिया, अब आप हीट एनर्जी को स्टोर कर सकते हो क्या? यहाँ पर वो एनर्जी सेल ने स्टोर कर ली इन द फॉर्म ऑफ सम कॉम्बिनेशन, एंड देन दैट इज रिलीज्ड व्हेन दैट ब्रोक ऑफ। आ रही है बात समझ में? Yes, ma'am. ठीक है, got it. ओके। तो अब दे आर हेयर सेइंग दैट 30.5 किलो जूल पर मोल। अब ये वर्ड जो मोल मिलेगा ना आपको, ये वैसे तो कॉन्सेप्ट ओमिटेड है, पर अभी के लिए मोल ये समझ लो कि कुछ सेट ऑफ पार्टिकल्स का नंबर है ये, जैसे एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। तो आप समझ लें कि 1 मोल इज अ क्वांटिटी, एक्चुअली सम नंबर ऑफ सेल्स टुगेदर, फिक्स नंबर ऑफ सेल्स, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23। मतलब 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 1000 सेल, 2000, लाख, 10 लाख, कितने? 6.022, तो रफली 6022 into 10 to the power 20, मतलब 6022 के पीछे 20 जीरोस हैं। इतने सारे पार्टिकल्स टुगेदर इज नोन एज 1 मोल। और ये इतने सारे नहीं होते हैं, इतने से ही होते हैं, थोड़े से ही होते हैं, ऐसे जैसे जस्ट चुटकी भर टाइप्स। आ रही है बात समझ में? अभी जब आगे आगे कराऊंगी मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैं तो कोशिश तो मैं करूंगी करा दूं, क्योंकि बच्चों को ये मोल वर्ड परेशान करता है और होता कुछ नहीं है, क्योंकि वैसे तो ओमिटेड है, पर वो यूज तो कर सकते हैं, क्योंकि मोल तो कोई भी क्वांटिटी है, पर मोल, पर केजी, वो कुछ भी कह सकते हैं, है ना? तो 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी जो है वो बनती है इस प्रोसेस में। The energy released by ATP is used to carry out all the endothermic reactions taking place in the cells. This is very important. अब इस प्रोसेस में ये जो एनर्जी है, ये कितनी निकली? 30.5 किलो जूल पर मोल। और ये एनर्जी एंडोथर्मिक प्रोसेसेस को करने में ही काम आएगी। मतलब ऑफ कोर्स ऐसे काम जिन्हें एनर्जी चाहिए, तो उन्हें हम एंडोथर्मिक ही तो कहते हैं बेटा, है कि नहीं? बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? तो कंफ्यूज मत हो ना एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक के लिए। नोट करो इस पॉइंट को जल्दी से। चलें बच्चे, लिख लिया, समझ लिया, कोई प्रॉब्लम? प्लीज नोट दैट the ADP can be converted to ATP by absorbing energy produced during respiration, and ATP can be converted back to ADP, releasing energy to be used by the cell again and again. This ensures a continuous supply of energy to the organism. So it is a circle going on, right बच्चे? Clear? Just as a battery can provide electrical energy for the different purposes as lighting, heating and running the engine, the same way energy is stored in ATP in using the
body cells for various purposes like contraction of muscles, conduction of nervous impulses, synthesis of proteins and many other activities related to the functioning of cells. तो कह रहे हैं जैसे बैटरी होती है ना, बैटरीज में क्या होता है, मैं बैटरी की बात कर रही हूँ, लिक्विड बैटरी की, सेल की बात नहीं कर रही हूँ, ड्राई सेल की बात नहीं कर रही हूँ। तो जैसे बैटरीज होती हैं उसमें क्या होता है कि आप जब बैटरी यूज कर रहे होते हो तो बैटरी चार्ज भी हो रही होती है ना। तो आपने यूज की बैटरी, द केमिकल्स जनरेटेड फ्रॉम देयर चार्ज द बैटरी। इस तरीके से एक चेन रिएक्शन चल रहा होता है ना, वैसे ही यहाँ पर है एडीपी रिलीज एब्सॉर्ब्ड एनर्जी टू बी एटीपी, उसने ही वो एनर्जी फिर रिलीज बैक कर दी टू टर्न बैक इनटू एडीपी। तो वो एक सिर्फ स्टोरेज यूनिट बन गया, एक करेंसी बन गई है आपके लिए। अंडरस्टूड बच्चे और नॉट? क्लियर और नॉट? चलिए अभी आगे समझे इसे डेप्थ में। अब एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन। In most of the cases, the organism, plants and animals carry out respiration by using oxygen called aerobic respiration. तो जब presence of oxygen में होगा तो हम उसे aerobic respiration कहेंगे. There are, however, some organisms which carry out respiration without oxygen called as anaerobic respiration. कौन करता है anaerobic respiration? याद है किसी को जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी कुछ कर रहा हो? मैम यीस्ट। Ma'am, muscles when in lack of oxygen. वो ना बेटा कंप्लीट एब्सेंस Ma'am, नहीं होती, वो शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन होती है ना। तो लेकिन जैसे तेजस ने कहा यीस्ट में, तो वहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है। ठीक है बच्चे, चले अभी आगे। बिफोर वी डिस्क्राइब एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, वी शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। ग्लूकोज इज C6 पार्टिकल, इट हैज गॉट 6 कार्बन। पढ़ा था हमने पहले भी कि इट इज द सिंपल फूड विच इज ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीडेशन के बाद दिस इज व्हाट इज ऑब्टेन्ड, राइट? जल्दी से लिखो एक बार इसे, आई विल टेक वन। ओके सॉरी बच्चा, चलिए अभी आगे। तो 6 कार्बन वाला पार्टिकल जो है वो हमें रेस्पिरेशन से मिला है, रेस्पिरेशन के यूज के लिए मिला है, अभी इस रेस्पिरेशन के लिए नहीं मिला। ये एसिमिलेटेड फूड जो आया है वो C6 पार्टिकल है। अब जैसे ही ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एंटर करेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, इसका ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू C3 पार्टिकल्स। दो, each C6 particle will break into 2 C3 particles. तो C3 के पार्टिकल्स में वो डिवाइड हो जाएंगे। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, और पायरुवेट्स भी कहते हैं उन्हें, इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अब ये क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। ग्लूकोज का पार्टिकल लाइसिस ब्रेक डाउन, तो उसका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में एंटर करके काम हो जाता है, एंड नॉट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये अब जो C3 पार्टिकल्स बनेंगे ना वो आगे ब्रेक डाउन होंगे। तो अभी तक का काम तो सेल में एंटर किया और साइटोप्लाज्म में ही हो गया। द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, इसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये काम नहीं होता, ऑक्सीडेशन हो रही है लेकिन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। नोट कर लो, ये सारी चीजें आएंगे या सर्शन और रीजनिंग में और फिर पूछोगे हैं मैम ये तो बताया नहीं था मैम, ऐसे तो समझ नहीं आया था मैम। एक एक स्टेप इज इम्पोर्टेंट। नैतिक जाग गया बेटा एकदम से, तो लेटा हुआ था पीछे, सीधे होके बैठ जा। मैं भी पीछे होके लेट जाऊंगी, फिर मैं भी नहीं पढ़ाऊंगी। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, पायरुवेट्स में चेंज हो रहे हैं हमारे ग्लूकोज पार्टिकल्स, दिस डजंट नीड ऑक्सीजन। वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड और पायरुवेट। तो एक का 2 हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, लाइसिस। ठीक है ना रजत, समझ में आ रही है ना बेटा बात? आगे चले। पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन पार्टिकल ऑफ
अब पायरुवेट्स क्या है, C3, देखो ये रहा वो पार्टिकल, तो इसको मैं लिखूं, ये कैसे बनेगा, CH3COCOOH। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पायरुविक एसिड और पायरुवेट। कहीं नहीं पूछा जाने वाला है ये, पर फिर भी पता होना चाहिए। तो ऐसे दो पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया, C6H12O6 ब्रेक होकर ये दो चीजें बन गई। ठीक है बेटा। अब ये कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ये तब पढ़ाऊंगी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी। तो अभी इसको बस लिख लो कि ये कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब दो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हैं, कीटोन भी है और एसिड भी है, लेकिन बहुत डेप्थ में अभी नहीं समझा सकती, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हुए समझाऊंगी कीटोन क्या है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है। ठीक है। The fate of pyruvate formed during respiration depends on whether oxygen is present in the cell or not. ऑक्सीजन है या नहीं अब डिपेंड करता है ये पायरुवेट का क्या होगा। The oxygen is present in the cells, then the pyruvate is completely oxidized to carbon dioxide and water and a lot of energy is produced. तो अगर तो ऑक्सीजन मिल गई सेल को अच्छे से, तो फिर तो वो कंप्लीट ब्रेक डाउन होकर CO2 और H2O में ब्रेक हो जाएगा और बहुत सारी एनर्जी निकलेगी देन। लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हो जाएगा, देन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू ईदर इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बेटा। तो पायरुवेट्स किस में चेंज हो जाएंगे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में चेंज हो जाएंगे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। आई बेटा बात समझ में, या फिर लैक्टिक एसिड में। अब ये क्या है, ये केस ऐसा क्यों है, अगर ये हमारे मसल सेल्स में हो रहा है तो ये लैक्टिक एसिड में टर्न हो जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर ही अल्कोहल बनने लगेगा तो पर्पस ही खत्म हो जाएगा, है ना बेटा। अंदर नहीं बन सकता है हमारे अल्कोहल, वो बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो यीस्ट के अंदर ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। याद है बचपन में ये बात पढ़ी थी कि यीस्ट को यूज करके आप शुगर्स को अल्कोहल में चेंज कर देते हो, शुगर्स आर चेंज्ड इनटू अल्कोहल्स विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, और अल्कोहल को आप विनेगर या एसिड्स में चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। याद है ये चेन, बचपन में पढ़ी थी, 8th 9th में आई थिंक, है ना। तो यीस्ट ही होता है जो उसे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। और कहाँ पढ़ा था, इनका क्या यूज पढ़ा था CO2 और अल्कोहल का, याद है किसी को, बेकिंग इंडस्ट्री। बेकिंग इंडस्ट्री, केक्स फ्लफी हो रहे हैं, ब्रेड स्पॉन्जी हो रहे हैं, इडली सॉफ्ट हो रहे हैं, भटूरास लाइट हो रहे हैं, तो ये Industry सारे uses में CO2 इन पर्टिकुलर इज बेकिंग इंडस्ट्री। बेक करते हैं हम, केक्स बेक करते हैं, ब्रेड्स बेक करते हैं, बिस्किट्स बेक करते हैं, जो चीजें फूल जाती हैं फ्लफी हो जाती हैं, वो सब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हो रही होती है क्योंकि आपने उसकी प्रिपरेशन में यीस्ट ऐड किया होता है। तो मॉइस्चर और वार्मथ से वो यीस्ट जो है वो पहले ग्लूकोज को, जो शुगर्स आपने जो उसमें ऐड किए हैं, उसे पायरुवेट में ब्रेक करेगा साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद उसे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर रहा है, ये फंस जाएगा उसमें, ट्रैप हो जाएगा उस सॉलिड मटेरियल में, तो वो सॉफ्ट हो जाएगा, कंप्रेसिबल हो जाएगा ब्रेड। और इथेनॉल अगर बहुत ज्यादा स्टे करने दोगे, जैसे कई बार यीस्ट बहुत ज्यादा डल जाए केक में, तो केक में एक अलग ही फ्लेवर आ जाता है अल्कोहल का। कभी हुआ है ऐसा, कभी टेस्ट किया है कि ज्यादा फर्मेंट हो जाए, यीस्ट ज्यादा डल जाए बाय चांस, तो फ्लेवर शार्प, वो टेस्ट वाला अल्कोहलिक फ्लेवर हो जाता है चीज का देन। ठीक है बच्चे, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही।
तो इसका मतलब हर एक में, एनारोबिक में, एरोबिक में, सब में पहला प्रोसेस तो सेम है कि सेल के अंदर ग्लूकोज पार्टिकल एंटर करेगा और एंटर करते ही क्या हो जाएगा, वो पायरुवेट्स में ब्रेक हो जाएगा C3 पार्टिकल में। तो CH3CO COOH में वो ब्रेक हो जाएगा और जैसे ही वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिल गई उसको, तो उसका ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होकर। कंप्लीट ऑक्सीडेशन इज द वर्ड। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होकर वो पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा। अगर उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं मिली, और जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो हमारा मसल सेल है, तो वो वहां पर वो लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। कभी आप लोगों ने वो फील किया है, एक पेन व्हेन यू वॉक अलॉट, यू रन अलॉट मैराथन्स के बाद फील होता है, कुछ काफ मसल्स में एक शार्प पेन आता है, Yes, ma'am. फील किया है? तो एक्चुअली वहां पर क्या हो रहा होता है, आपकी मसल जरूरत से ज्यादा काम कर रही है, पर आप हर टाइम एनर्जी थोड़ी जनरेट कर रहे हो, सारा टाइम थोड़ी चलते चलते खा भी रहे हो। तो एनर्जी तो मिल नहीं रही है, कम मिल रही है, और मतलब ऑक्सीजन तो कम आ रही है, ऑक्सीजन तो आप कम इनहेल कर रहे हो, लेकिन जो मसल सेल है वो काम कर रहा है रिगरसली। अब ऐसे में मसल सेल को काम तो करना पड़ रहा है इन शॉर्टेज और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ऐसे में अब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं कर पाएगा, वो लैक्टिक एसिड में टर्न हो जाएगा, विच इज एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अब उससे इस पेन से रिलीव कैसे करते हैं खुद को, क्या करते हैं? Ma'am, stress. आई और वुड से आई वुड से एक टॉवल ल्यूकवार्म वाटर में डिप करके स्क्वीज करके उनसे रैप अराउंड कर लेते हैं लेग्स को, या Yes, फिर to एक increase एक the blood एक flow. हॉट शार ले आते हैं, हॉट वाटर शार ले आते हैं। उससे क्या होता है, वो जो लैक्टिक एसिड है मसल में फंस गया है और पेन कर रहा है मसल के अंदर, उसका एक्यूमुलेशन, वो ब्रेक हो जाता है, सेल में से निकलकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है, एंड आवर मसल फील्स रिलीव्ड देन। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई सबको? क्लियर है ये बात? हाँ बोलो, सब सब सो गए क्या? हाँ ऐसे ऐसे करो, सब करो, फिर आगे बढ़ूंगी। अनवी, अनवी नहीं कर रही, मैं अनवी का ही वेट कर रही, तेजस नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता, पहले करेगा तो बढ़ाऊंगी। आर्यादित्य भी वेट कर रहा है, मेरा नाम लोगे मैं तो तभी करूंगा। गुड, ओके। तो दैट वाज अ वेकअप कॉल। अभी हमने ये समझ लिया जर्नी पूरी कि कैसे होता है काम सारा, ठीक है? चलें अभी आगे। अब ये जो लैक्टिक एसिड बनता है ना बेटा, इसमें एनर्जी बहुत कम रिलीज होती है, वेरी लेस। मैं नंबर्स बताऊंगी आगे, अगर आगे नहीं आते हैं तो फिर मैं अपने आप से आपको अभी नंबर्स बताती हूँ कि कितने नंबर्स यहाँ प्रोड्यूस होते हैं और कितने नंबर्स वहां प्रोड्यूस होते हैं एनर्जी में, ठीक है? चले अभी आगे। लैक्टिक एसिड इज अगेन अ 3 कार्बन एटम पार्टिकल, वो अभी भी 3 ही है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला इज CH3 CHOH COOH। इसे हाइड्रोक्सी कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्सी इस पार्टिकल की वजह से, और कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी वजह से। याद होगा बचपन में मिथेनोइक एसिड का तो फॉर्मूला बताया था, है ना? HCOOH, फॉर्मिक एसिड भी कहा था इसे, और CH3COOH, ये भी सबको याद होना चाहिए। एसिटिक एसिड, विनेगर का फॉर्मूला, जहां एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पहली बार पढ़े थे, याद आ रहे? तो ये वर्ड एसिड के लिए होता है, COOH। तो ये एसिड के लिए है और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप। आ रही है बेटा बात समझ में कि नहीं आ रही? पर ये कॉम्प्लेक्स सा पार्टिकल अभी भी C3 ही है, और ये स्टोर होता जाता है भाई मसल्स में, मसल्स से निकल नहीं पाता ऐसे। ये हमारी स्ट्रेरेटेड मसल्स हैं और इनके अंदर ट्रैप हो गया है, अब निकल नहीं पा रहा और पेन कर रहा है हमें इसका एक्यूमुलेशन। हम जैसे ही इसको हॉट वाटर से ट्रीट करेंगे तो ये डिसोशिएट हो जाएगा अगेन CO2 में और H2O में। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? क्योंकि ध्यान से देखो इसमें CH और O ही है और कुछ नया तो है नहीं।
तो वो ब्रेक डाउन होकर ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगा और CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आ रही है बात समझ में? इट इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्टेट। लैक्टिक एसिड को यहाँ पर लैक्टेट भी कहते हैं एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर इट। ठीक है, चलिए अभी आगे। अब इन्हें रिएक्शन में पढ़ते हैं, ये क्या कहते हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टॉपिक कवर हो गया है आज के लिए। ये कर्ब्स रिएक्शन जो है ये सिर्फ एक नाम और ऐड करना है, मैंने सब बता दिया है ये ऑलरेडी। इसे पढ़ना एक बार अब पूरे को। ये मैं सब ऑलमोस्ट आपको बता चुकी हूँ। एब्सेंस ऑफ एयर क्या है, सिर्फ वो जो क्रेब्स साइकिल है वो हम ऑलरेडी, मतलब बस वो एक साइकिल का नाम नहीं बताया था, दैट आई हैव टोल्ड यू। वो एक बार रिएक्शन में दोबारा बता देती हूँ। देखो ये सब कुछ हम बात कर चुके हैं, अब आ गए हैं यहाँ पार्टिकल्स के नंबर। तो इसे क्विकली वाइंड अप कर देती हूँ, उसके बाद आपको रीडिंग टाइम भी दूंगी। देखो ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि मसल में क्रैम्प्स आते हैं, है ना। हॉट वाटर बाथ से इंप्रूव हो जाएगा वो। हाँ ये अच्छा एग्जाम्पल है। देखो एक बार आज कहाँ तक कवर कर सकते हैं। तो आज यहाँ रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कंप्लीट कर दूंगी, आज प्लांट्स का पार्ट कंप्लीट नहीं करूंगी। ठीक है, और यहाँ तक प्लीज रीड कर लेना, नहीं तो फिर परेशान होगे, एक साथ बहुत सारा काम मिल जाएगा। तो चलो, नाउ टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ये हमने पढ़ लिया एरोबिक और एनारोबिक। देखो ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल 6 सी पार्टिकल, C6 पार्टिकल। ग्लाइकोलाइसिस हुआ कहाँ, साइटोप्लाज्म में। किस में ब्रेक हो गया, पायरुवेट भी कह सकते हैं, पायरुविक एसिड भी। ठीक है बेटा, और 2 मॉलिक्यूल्स बन गए C3 के। ठीक है बच्चे, याद आ रहा है, इतना समझ में आ रहा है। उसके बाद शुरू हुआ क्रेब्स साइकिल, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर घुस गया, पायरुवेट एंटर कर गया। और पायरुवेट यहाँ पर किसकी हेल्प से, याद है आप लोगों को एक वर्ड ऑक्सीजोम्स, F1 पार्टिकल्स, ऐसे याद है, 9th क्लास में पढ़े थे। ये ऑक्सीजोम्स ही हैं जिनकी वजह से ये बायो में पढ़ना है 9th में 10th में। यहाँ पर ये इसमें C3 जो है, अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर CO2 और ऑक्सीजन में चेंज हो गया, साथ में रिलीज हुए 38 ATP पार्टिकल्स। अब आप कहोगे मैम नहीं नहीं हमारी रेफरेंस बुक में 36 पार्टिकल्स लिखा है, कोई कहेगा नहीं 38 लिखा है। तो क्या लिखें, एक्चुअली जो यहाँ 38 ATP पार्टिकल्स बनते हैं ना बेटा, वो इसी प्रोसेस को करने में इसमें से 2 पार्टिकल्स यूज भी हो जाते हैं। तो अगर मैंने 38 पार्टिकल्स बनाए और 2 मैंने यूज ही कर लिए, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि 36 पार्टिकल्स बने। और वो बुक्स भी गलत नहीं कह रही हैं जो कह रही है कि प्रोड्यूस तो 38 होता है। तो दोनों करेक्ट है। आई बच्चे बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, ओके। तो प्लीज नोट दैट ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 38 एनर्जी रिच ATP particles. Please do not worry about the name Krebs cycle written in the above reaction. We will study that in higher classes. All the organisms which obtain energy by aerobic respiration cannot live without oxygen or air. This is because there is no oxygen. They cannot get energy from the food. तो food खाते जाओ लेकिन ऑक्सीजन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फूड ने अपनी एनर्जी रिलीज करनी है। Got it everyone or not? बाकी चले आगे, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है सारा, इसमें नथिंग्स इम्पोर्टेंट। एग्जाम्पल बता रखे हैं, डॉग, काउ, बफलो, गोट, डियर, बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स, अर्थवर्म्स, ये सारे के सारे एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं। यीस्ट, सिंगल सेल्ड फंगस, ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ऐसे स्फेरिकल होते हैं, बॉल बॉल टाइप्स। एनारोबिक रेस्पिरेशन में रिएक्शन क्या है पूरा देखो, वही यहाँ तक तो स्टोरी सेम है। ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल ग्लाइकोलाइसिस हो गया साइटोप्लाज्म में, ये बन गए पायरुवेट्स। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इस प्रोसेस जो होता है इसे कहते हैं फर्मेंटेशन एंड नॉट क्रेब्स साइकिल। यहाँ से बना इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और सिर्फ 2 ATP पार्टिकल्स, एनर्जी सिर्फ 2 पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। Please note that during anaerobic respiration, 1 molecule of glucose produces 2 energy-rich particles. A few organisms such as yeast, plant and certain bacteria यही करते हैं anaerobic respiration.
प्लीज नोट दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन वो ऑक्सीजन के बिना भी जिंदा रह सकते हैं, जैसे सिंगल सेल्ड नॉन ग्रीन प्लांट कॉल्ड यीस्ट, ये भी बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है। एंड ऑल दी सेल्स डू नॉट यूज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, ये सब के सब ऑक्सीजन को यूज नहीं करते एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है ना बच्चे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सब कुछ समझ में आ रहा है अच्छे से? फर्मेंटेशन टेस्ट ट्यूब में भी की जा सकती है, एक एक्टिविटी है, इसे रीड कर लेना, बहुत ही बेसिक है। वी दी ह्यूमंस ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन, पर जब हम रन कर रहे हैं, कोई बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं विगरस बहुत टाइम से, तो फिर हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है वो फास्टर कंज्यूम हो रही है, लेकिन पीछे से सप्लाई इतना नहीं है। हम थोड़ा सा जो रेट है वो इंक्रीज कर सकते हैं ऑफ ऑफ ब्रीदिंग, जिससे हम हमारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि वो पूरी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाती है। तो इसीलिए मसल टिश्यू के अंदर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो लैक्टिक एसिड और 2 एटीपी पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन भले यीस्ट में हो, भले हमारी मसल सेल्स में, वो 2 एनर्जी पार्टिकल्स ही रिलीज करने वाली है। आ गई बच्चे बात समझ में सबको कि नहीं आई? ये थ्योरी थी, हमने पहले समझ ली। अब यहाँ पर समझते हैं। The anaerobic respiration does not take place only in the muscle cells of human being. It also takes place in the muscle cells of other animals when they run very fast and required much more energy than normal. This means that every animal like humans, सबको ऑक्सीजन का अच्छा सप्लाई चाहिए फॉर एनर्जी टू बी रिलीज, और नहीं मिलेगा तो डियर बच जाएगा, राइट एवरीवन, क्योंकि उसको पेन होगा उसकी मसल्स में और वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये फिनिश हो गया यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस। अभी इसको रीड करना है पूरा अच्छे से आप लोग को एज ए होमवर्क टुडे। ठीक है बच्चे लोग, समझ में आ गई बात? आज के लिए क्लास वाइंड अप कर दे। चलो बाय बाय बच्चा लोग। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटू Good जी, evening, ma'am. Ma'am, गुड जो इवनिंग। मैथ्स का